बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक परवरदिगार आलम के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर जमात चहरों को मिक़ात अव्वल लेक्चर नंबर 8 पढ़ाऊँगी। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो उर्दू अदब में है, लेक्चर नंबर 8। आज का जो लेक्चर बच्चों है हमारा वो सबक के हवाले से है। आज हम नए सबक का आगाज़ करेंगे। चलिए बच्चों, अपने नए सबक की तरफ आते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको एक झंडे की तस्वीर नज़र आ रही होगी। बताइए बच्चों मुझे जल्दी से कि सबक का नाम क्या हो सकता है? आपके निसाब में शामिल है सबक का नाम सबक हमारा परचम। बच्चों, ये क्या है? परचम है। तो सबक का नाम क्या हुआ? सबक हमारा परचम। चलिए बच्चों, सबक हमारा परचम पढ़ने के लिए आपको अपनी किताब खोलनी होगी। मैं पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ते जाइए। आज के लेक्चर में हम सबक हमारा परचम पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। चलिए बच्चों, किताब खोलिए, सबक हमारा परचम निकालिए। शुरू करते हैं। सबक का नाम है हमारा परचम। परचम किसी भी मुल्क की अहम शनाख्त होता है। हर मज़हब माशरे में कौमी परचम और कौमी तराने को बड़ी अहमियत हासिल होती है। हर अच्छा शहरी इस बात से वाकिफ़ होता है कि वो अपने वतन के परचम और इसका एहतराम उस पर किस कदर लाजिम है। प्यारे बच्चों, हमारे परचम की अहमियत इस सबक में बताई जा रही है कि किसी भी मुल्क का परचम उसकी शनाख्त होता है, उसको बताता है कि वो किस मुल्क का परचम है और वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है। किसी भी मज़हब में चले जाएं, किसी भी माशरे में चले जाएं, वहाँ पर कौमी परचम को और कौमी तराने को बहुत अहमियत हासिल है। प्यारे बच्चों, हर शहरी, किसी भी मुल्क का शहरी इस बात से वाकिफ़ होता है कि वो अपने परचम और अपने कौमी तराने का एहतराम किस तरह से करे, कि उस पर उसके परचम और उसके कौमी तराने का एहतराम जिस तरीके से उस पर करने का हक़ है वो उस तरीके से उसे अदा करे। प्यारे बच्चों, अगले पैराग्राफ पर आते हैं। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिश और अल्लाह के फजल व करम से दुनिया के नक्शे पर उभरा। प्यारे बच्चों, हमारा जो नक्शा है, दुनिया का जो नक्शा था, उसके अंदर 14 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिश और अल्लाह ताला के फजल करम से दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का परचम बेटा उभरा। जब कोई नया मुल्क वजूद में आता तो वो उसकी अलहदा शनाख्त के लिए उसका अपना तराना, कौमी परचम, कौमी लिबास, कौमी खेल, कौमी फूल और दीगर अशिया मुख्तस की जाती हैं। प्यारे बच्चों, जब भी कोई नया परचम या नया कौम वजूद में आता है तो बच्चों क्या होता है कि जब भी जिस तरीके से पाकिस्तान वजूद में कब आया, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। तो प्यारे बच्चों, जब पाकिस्तान वजूद में आया तो पाकिस्तान की कुछ अहम खुसूसियात थी, जिस तरीके से पाकिस्तान की कौमी ज़बान, कौमी लिबास, कौमी खेल, कौमी फूल। बच्चों, जिस तरीके से पाकिस्तान का कौमी परचम क्या है, पाकिस्तान का कौमी परचम जो है आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर बना हुआ पाकिस्तान का कौमी परचम ये है जो हरा और सफ़ेद की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। कौमी लिबास पाकिस्तान का बच्चों क्या है? कमीज़ शलवार है। कौमी खेल क्या है बच्चों? कौमी खेल हॉकी है। कौमी फूल बच्चों क्या है? कौमी फूल बच्चों चमेली का फूल जो है वो क्या है?
قومی پھول ہے، اور دیگر اشیاء جس طریقے سے ہمیں اپنے مذہب کے، ہمیں اپنے قوم کے، ہمیں اپنے ملک کے بارے میں تمام چیزیں پتہ ہیں، اسی طریقے سے جو بھی لوگ جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں پیارے بچوں، انہیں اپنے مذہب کا پرچم، قومی لباس اور اپنے زبان، اپنا کھیل، اپنا پھول ان کو پتہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر کیا کیا ہمارا قومی جو ہیں اشیاء ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ جھنڈے کی تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ اب اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 15 پر اگلا پیراگراف جو دیا گیا ہے، پاکستان کے قومی پرچم کی تیاری کے لیے بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف افراد کو پرچم کی ڈیزائن کی تیاری کا کام دیا گیا۔ بچوں، جب پاکستان وجود میں آیا 14 اگست 1947 سے پہلے، تو قائد اعظم نے قومی پرچم بنانے کے لیے کچھ افراد کو منتخب کیا اور ان کو کہا کہ آپ مجھے ایک نمونہ، ایک ڈیزائن، ایک فرضی ڈیزائن بنا کر دکھائیے کہ ہمارے قومی پرچم کس طریقے کا ہونا چاہیے۔ تو بہت سے لوگوں نے بنایا۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پرچم کے 2 الگ نمونے پیش کیے۔ لیاقت علی خان نے جب پرچم بنانے کے لیے قائد اعظم نے لوگوں کو منتخب کیا تو ان میں لیاقت علی خان بھی تھے۔ انہیں کہا گیا کہ آپ پرچم کا نمونہ بنائیں۔ انہوں نے 2 نمونے الگ الگ پیش کیے، جن میں سے ایک قائد اعظم نے منتخب کیا۔ قومی پرچم کا یہ نمونہ ماسٹر افضل حسین نے تیار کیا تھا۔ پیارے بچوں، ایک نمونہ لیاقت علی خان نے پیش کیا، لیکن اس کو اصلی حالت میں کون لائے، اس کو ایک اچھی شکل میں کون لے کر آیا تھا بچوں؟ افضل حسین نے اس کو تیار کیا، اس کو اصلی حالت میں لے کر آئے۔ قومی پرچم کا یہ نمونہ ماسٹر افضل حسین نے تیار کیا تھا۔ پیارے بچوں، اب آتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ اس پیراگراف میں بچوں بتایا گیا ہے کہ قائد اعظم نے لوگوں کو منتخب کیا، جس میں سے لیاقت علی خان نے 2 نمونے پیش کیے تھے، جن میں سے انہوں نے ایک نمونہ جو تھا پسند فرمایا اور اس کے بعد کیا کہا کہ اس قومی پرچم کا یہ نمونہ ماسٹر افضل حسین کو دے دیا تھا تیار کرنے کے لیے۔ تو ماسٹر افضل حسین نے اسے تیار کیا تھا۔ اب آتے اگلے پیراگراف کی طرف بچوں۔ اگلا پیراگراف ہے، ہمارا قومی پرچم گہرے سبز رنگ کا ہے۔ اب ہمارے قومی پرچم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قومی پرچم کس طریقے کا ہے، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قومی پرچم گہرے سبز رنگ کا ہے۔ گہرے سبز رنگ مطلب سبز کے میننگ ہریالی۔ ہریالی کس کلر کی ہوتی ہے بچوں؟ گرین کلر کی ہوتی ہے۔ سبز مطلب ہرا، ہرا گرین کلر کو بتاتا ہے۔ اس پر ایک سفیدی عمودی پٹی اور درمیان میں ایک ہلال ہے، جس کے اوپر 5 کونے والا ستارہ بنا ہوا ہے۔ ابھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس پیراگراف میں کہ نقشہ کس طریقے سے بنا ہوا ہے، کہ کس طریقے سے اس پر کیا کیا چیزیں موجود ہیں ہمارے نقشے کے اوپر۔ پرچم کا سبز رنگ شادابی کے طور پر ہے، جس سے مراد مسلم اکثریت۔ پیارے بچوں، پرچم کا سبز رنگ جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ سبز رنگ کس کو بیان کر رہا ہے، کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ مسلم اکثریت کو واضح کر رہا ہے۔ کون سا کلر بچوں؟ کون سا رنگ؟ سبز رنگ۔ جبکہ سفید رنگ جو ہے حصہ امن اور خوشحالی کی علامت کے طور پر اقلیت کی نمائندگی ظاہر کرتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمارا پرچم آپ نے دیکھا۔ ہمارے پرچم پہ پیارے بچوں 2 رنگ موجود ہیں، ایک رنگ تو سفید ہے اور ایک رنگ ہرا ہے۔ 2 رنگ موجود ہے۔ ہرا رنگ بچوں کیا ہے؟ سبز، ہریالی اور مسلم اکثریت کو واضح کرتا ہے، اور دوسرا رنگ سفید ہے۔ سفید کا مطلب بچوں امن اور خوشحالی ہے۔ یہ پرچم ہمارے ملک کی بتاتا ہے کہ ہمارے ملک سبز و شاداب ہے، مسلم اکثریت پر بنا ہوا ہے اور ہمارے ملک میں امن اور خوشحالی ہے۔ پیارے بچوں، اب آتے ہیں ہم اپنے اگلے پیراگراف کی طرف جو ہے صفحہ نمبر 16 پر۔ چلیے بچوں،
अपना सफ़ा को तब्दील कीजिए। अपने सफ़े को तब्दील कर कर सफ़ा नंबर 16 पे आइए। सफ़ा नंबर 16 पर पैराग्राफ दिया गया है बच्चों, हलाल बुलंदी और अज़मत का निशान है और 5 कोनों वाला सितारा रोशनी और इल्म को ज़ाहिर करता है। प्यारे बच्चों, सितारे का निशान जो बना है 5 कोने वाला, जो बोल रहे हैं 5 कोने का मतलब है कि ये सितारे के बारे में ये बच्चों बात कर रहे हैं। सितारा जो बना हुआ है वो रोशनी और इल्म को ज़ाहिर करता है। रोशनी और इल्म को वाज़े कर रहा है कौन? हमारे परचम में जो बना हुआ है 5 कोने वाला सितारा। परचम की लंबाई और चौड़ाई का तनासुब 2 ज़रब 3 है। प्यारे बच्चों, पूरे परचम की उन्होंने लंबाई और चौड़ाई बताई है, 2 ज़रब 3 बताई है इन्होंने। सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई परचम की लंबाई की 1/4 बराबर है। प्यारे बच्चों, सफ़ेद पट्टी जो आपको नज़र आ रही है कोने पर, वो कितनी है? 1/4। बिल्कुल। अब आते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। कपड़े का कोई टुकड़ा चाहे किसी भी रंग का हो, कह रहे हैं कि कपड़े का कोई भी टुकड़ा, हमारा कपड़े का रंग क्या है परचम के? हरा और सफ़ेद। जिस तरीके से बाकी मुल्कों के अंदर उनके कलर्स अलग अलग होते हैं, उनके रंग अलग अलग होते हैं, लेकिन कपड़े का रंग जो है किसी भी कलर का हो, किसी भी रंग का हो, अगर दुनिया के किसी कौम से मंसूब होकर झंडे की सूरत इख्तियार कर जाता है। प्यारे बच्चों, अगर वो किसी भी मुल्क से मंसूब हो तो वो क्या होता है बच्चों? वो झंडा कहलाता है और झंडे की सूरत इख्तियार कर लेता है, तो वो तारीख़ी अहमियत का हामिल हो जाता है। किसी भी मुल्क में जाएं और आप देखेंगे कि कोई भी कलर का कपड़ा है और वो उस कलर का कपड़ा उस कौम का, उस मुल्क का परचम है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो कलर, वो परचम अहमियत का हामिल हो जाएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मामूली रंग नहीं रहेगा, बल्कि बच्चों वो एक तारीख़ी अहमियत का हामिल हो जाता है। ये परचम उस कौम की आज़ादी, खुदमुख्तारी और इज़्ज़त व वक़ार की अलामत बन जाता है। प्यारे बच्चों, ये रंग फिर आम या मामूली रंग नहीं रह जाता, वो रंग फिर मुल्क और कौम की आज़ादी को वाज़े करता है, खुदमुख्तारी को वाज़े करता है और इज़्ज़त व वक़ार को वाज़े करता है। फिर वो मामूली रंग नहीं रहता, वो एक बहुत अहम रंग बन जाता है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा हमें तारीख़ की अहमियत का हामिल से अंदाज़ा हो रहा है कि वो तारीख़ की अहमियत का हामिल हो जाता है। फिर वो कौम की आज़ादी में शामिल होने लगता है, फिर खुदमुख्तारी में वाज़े होता है और इज़्ज़त व वक़ार की अलामत बन जाता है वो कपड़े का रंग या वो कपड़े का टुकड़ा। कौमी परचम, अगले पैराग्राफ पर आते हैं प्यारे बच्चों। कौमी परचम हमेशा सीधा और सर बुलंद होना चाहिए। हमेशा प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा हमारे कौमी परचम हमेशा बुलंद होता है। बुलंद होने का मतलब कि हमें अपना परचम को हमेशा बुलंद रखना चाहिए और सीधा रखना चाहिए। कभी भी उसकी जो है बुलंदी को पस्ती पर नहीं लाना चाहिए। ये बहुत ही ख़राब बात है बच्चों। किसी भी वजह से उसका झुका होना उसकी बेहुरमती है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, किसी भी परचम का झुका हुआ होना मतलब उस कौम और मुल्क के लिए बहुत ही बेहुरमती और बहुत ही शर्मनाक बात है। ये याद रहे कि किसी दूसरे मुल्क के परचम के साथ अपना कौमी परचम लहराना हो तो उसे हमेशा दाएं तरफ लगाया जाए। ये बात याद रखिए। जब जिस तरीके से आप देखें हमारा ओलंपिक्स में जिस तरीके से खेल होता है उसमें हम झंडे लगाते हैं, अलग अलग मुल्कों के लोग शामिल होते हैं, तो अलग अलग मुल्कों के लोगों को पहचानने के लिए वो झंडे लगाए जाते हैं और वो झंडे से हमें पता चलता है कि किस किस मुल्क के लोग इस गेम में शामिल हैं, इस खेल में शामिल हैं। तो वो परचम ही हमारी शनाख्त होती है, परचम ही हमें बताता है कि हम किस मुल्क से, किस कौम से ताल्लुकात रखते हैं।
प्यारे बच्चों, जब भी किसी भी जगह हमारा किसी भी खेल में, किसी भी दुनिया के बड़े बड़े खेलों में हमारे जो लोग जाते हैं, हमारे मुल्क को कौन से लोग जाते हैं, तो उन्होंने बताया है कि किस तरतीब से हमारा झंडा लगाना चाहिए कि हमेशा दाएं हाथ की तरफ होना चाहिए, हमेशा दाएं तरफ लगाएं। अगर परचमों की तादाद ज़्यादा हो तो हमारा परचम दरमियान में होगा। अगर परचम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिस तरीके से खेल में शामिल होने वाले बहुत सारे मुल्क होते हैं, तो फिर कुछ परचम नहीं होते, तो उसमें बहुत सारे परचमों की तादाद शामिल हो जाती है। तो उसमें बच्चों हमारा परचम क्या होना चाहिए? दरमियान में होना चाहिए। ये बात क्या है? बहुत ही अहमियत है कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा परचम हमेशा दरमियान में रहे और कोई भी परचम किसी भी मौके पर हमारे परचम से ऊंचा और नुमायां नहीं लगाया जा सकेगा बच्चों। और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम जिस कौम में हैं, जिस मज़हब में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, उस मुल्क में हमारा परचम, हमारा कौमी परचम ही सरबुलंद रहना चाहिए। हमारा कौमी परचम को ही अहमियत हासिल होनी चाहिए। वहाँ कोई और परचम सरबुलंद नहीं होना चाहिए, वो परचम को अहमियत हासिल नहीं होनी चाहिए। जब कौमी परचम लहराया या उतारा जा रहा होता हो तो अदब से खड़े होकर उसकी तंजीम की जानी चाहिए। प्यारे बच्चों, जिस तरीके से आपने देखा होगा 14 अगस्त पर बहुत सारी तकरीबात होती हैं, इसी तरीके से परचम पोशाई भी होती है। परचम पोशाई मतलब परचम को झंडे पर हवा के अंदर बुलंद किया जा रहा होता है प्यारे बच्चों। तो उसी तरीके से बहुत सारे लोग आपस में जमा होते हैं और उनकी इज़्ज़त और एहतराम के लिए खड़े हो जाते हैं जब परचम कुशाई की जा रही होती है। यही हर मुल्क और कौम में होता है। हर किसी भी मुल्क में चले जाएं बच्चों, हर मुल्क और कौम अपने परचम और अपने कौमी तराने को इसी तरीके से अहमियत और इसी तरीके से इज़्ज़त देता है। हमारे मुल्क में भी इसी तरीके से 14 अगस्त वाले दिन आपने बच्चों देखा होगा कि जब परचम हवा में लहराया जा रहा होता है तो उसके इर्द गिर्द लोग खड़े होते हैं। किस लिए खड़े होते हैं? क्योंकि उसकी इज़्ज़त के लिए, उसके एहतराम के लिए लोग बच्चों, उसके अदब के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारी शनाख्त है और ये हमारी पहचान है। जो हमारी पहचान है उससे हमें सलामत रखना है और उसकी ता ज़िंदगी इज़्ज़त करनी है। आते हैं बच्चों अब अगले पैराग्राफ की तरफ। अगला पैराग्राफ है कौमी परचम मजहबी और कौमी तकरीब मसलन यौम आज़ादी, यौम पाकिस्तान, यौम विलादत कायद-ए-आज़म पर लहराया जाता है। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम 14 अगस्त का त्यौहार मनाते हैं तो वो हमारी कौमी तकरीब है। यौम आज़ादी जिस दिन हमें आज़ादी हासिल हुई, किस दिन 14 अगस्त को हम ये परचम लहराते हैं। यौम पाकिस्तान जिस दिन पाकिस्तान का दिन होता है, हम उस दिन परचम लहराते हैं। यौम विलादत कायद-ए-आज़म पर भी लहराया जाता है। प्यारे बच्चों, देखा होगा आपने जब यौम विलादत कायद-ए-आज़म होता है तो उनके मज़ार पर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो जमा होते हैं, फातिहा ख़वानी करते हैं और जो रेंजर्स होती हैं वो क्या करती हैं? परचम कुशाई करती हैं। उनके मज़ार पर जाकर परचम को लहराया जाता है। तो ये क्या हुई? कौमी तकरीबात में शामिल होता है। अहम शख्सियात की वफ़ात पर उस परचम को सरे नगू किया जाता है। प्यारे बच्चों, अहम शख्सियात की जब वफ़ात होती है तो जब जिस तरीके से विलादत में जब परचम लहराया जा रहा है, उसी तरीके से अहम शख्सियात की जब वफ़ात होती है तो परचम के साए में, परचम की निगरानी में उनको क्या हुआ जाता है? उनके जनाजे को लेकर जाया जाता है। अहम शख्सियात जिस तरीके से राशिद मिनाज शहीद और हमारे मुल्क के बहुत सारे अहम शख्सियात जिस तरीके से जो शहीद होते हैं, उन सबको किस तरह परचम के साए में लेके जाया जाता है। वतन की खातिर जान देने वाले शहदाए और दीगर नुमायां शख्सियत को
قومی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، دیکھیے جو شہید ہوتے ہیں، جس طریقے سے جو فوج میں ہوتے ہیں، جو آرمی میں ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خدمت کرتے ہوئے مر جائیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ شہید کہلاتے ہیں پیارے بچوں۔ اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے پیارے بچوں۔ جو شہداء مر جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ان کی وفات پر کیا ہوتا ہے کہ ان کو اتنی عزت دی جاتی ہے کہ ان کا کفن کی جگہ ان پر بچوں کیا ہوتا ہے، ان کو پرچم سے لپیٹ کر ان کو، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی بھی آرمی یا کسی بھی پولیس یا کسی بھی رینجرز کی وفات ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جنازے کے اوپر پرچم ہوتا ہے۔ یہ کس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص ہمارے ملک سے تعلق رکھتا تھا، یہ اس قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس قوم کی خدمت کرتے کرتے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ بچوں، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا پرچم کی اہمیت کے بارے میں۔ اب آتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ اگلے پیراگراف میں ہے، کئی سال سے پاکستان کی آزادی کا دن شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ یہ ایک اچھی روایت ہے۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس تہوار کو ذوق و شوق سے حصہ لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، بہت سالوں سے جس طریقے سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے، لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہے، تو اس کے بعد سے لوگ اس تہوار کو بہت ہی ذوق و شوق سے مناتے ہیں۔ بڑے تو بڑے ہی، بچے بھی اس تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ قومی نغمے گاتے ہیں، اسکولوں میں منعقد پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں۔ قومی نغمے، آپ کو پتہ ہے، قومی ترانہ پڑھتے ہیں اس دن، اسکولوں میں تقریبات ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے 14 اگست والے دن آپ کو اسکول میں تقریبات آپ کے لیے منعقد کی جاتی ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس قومی تہوار کو جوش و خروش سے منائیں۔ تو پھر تمام بچے اچھے سے تیار ہو کر ہرا اور سفید رنگ کا جو شلوار قمیص پہنتے ہیں اور اس دن کو بہت جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں اور گھروں پر جھنڈیاں لگانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے اس دن تمام لوگ، بڑے بھی اور بچے بھی کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں۔ کس سے؟ جھنڈیوں سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اپنے کسی بھی تہوار کو مناتے ہیں، جس طریقے سے منانے کے لیے گھر کو سجاتے ہیں، اسی طریقے سے قومی تہوار کو منانے کے لیے جھنڈیاں لگا کر 14 اگست والے دن، آزادی کے دن کو مناتے ہیں۔ یہ سب زندہ قوم کی نشانی ہے۔ بچوں، یہ نشانی کس کی ہے؟ یہ نشانی زندہ قوم کی نشانی ہے۔ بچوں، یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ بچوں، اب ایک اہم بات کی طرف آتے ہیں۔ اب میری بات کو بہت غور سے سنیے گا اور اس پر عمل بھی کیجیے گا۔ کسی طور پر پرچم کا تقدس متاثر نہ ہو۔ آزادی کا دن منانے کے بعد وہ جھنڈیوں کو مناسب انداز سے اتار کر محفوظ کرنا بھول جاتے ہیں، جس کے باعث اکثر یہ ہوا میں لہرا کر ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں، جو کسی بھی طور پر درست نہیں۔ پیارے بچوں، اب آپ کو میں ایک بات بتا رہی ہوں، جس طریقے سے آپ لوگ اپنے گھروں پر، اپنے گھروں کے باہر، جہاں بھی آپ لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں، آپ لوگ جھنڈیاں لگا تو لیتے ہیں، لیکن جھنڈیاں لگا کر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو ہم نے ابھی اس سبق میں پرچم کے بارے میں کتنے تفصیل سے اور کتنی اہم باتیں آپ کو بتائیں۔ تو پیارے بچوں، اب آپ خیال رکھیے گا کہ آپ جب بھی جھنڈیاں لگائیں تو اس کو بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ واپس نکال کر دوبارہ سے صحیح طریقے سے، محفوظ طریقے سے اس کو دوبارہ رکھیں، کیونکہ وہ جھنڈیاں لگی رہ جاتی ہیں اور پھر جھنڈیاں تو کاغذ کی ہوتی ہیں، تو وہ جھنڈیاں ہوا میں لہرا کر ادھر ادھر چلی جاتی ہیں اور پھر ان کی جو ہے تقدس متاثر ہوتی ہے، مطلب ان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل نہ ہو بچوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس بات کا بہت خیال رکھیں گے اور لوگوں کو بھی اس سے
आगाह करेंगे कि वो झंडियाँ लगाएं, लेकिन उसको उस त्यौहार के बाद निकाल कर संभाल कर दोबारा से इज़्ज़त और एहतराम के साथ रख दें, क्योंकि हमारे परचम की हमारे मुल्क कौम में बहुत इज़्ज़त और एहतराम है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको सबक समझ में आ गया होगा। ये सबक जो हमारे परचम के ऊपर था, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को जो मैंने बातें बताई हैं उस पर आप ज़रूर अमल करेंगे और दूसरों को भी इस पर अमल करने की तनकीद करेंगे, दूसरों को भी इस पर अमल करने का मशवरा देंगे। प्यारे बच्चों, अभी अगर हम में से कोई एक भी फ़र्द इस काम को करेगा तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 100 में से अगर एक फ़र्द भी कोई अच्छा काम करता है तो उससे मुतासिर होकर बाकी जो 99 लोग हैं वो भी उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि शुरुआत बच्चों आप लोग अपने आप से करेंगे, झंडियों का ख्याल रखेंगे, उसे ज़ाया नहीं करेंगे और उसकी बेहुरमती नहीं करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब आते हैं अपनी डायरी की तरफ। डायरी है सबक हमारा परचम इमला के लिए पढ़ें। सबक जो है हमारा परचम, इसको इमला के लिए अच्छी तरीके से पढ़िएगा। मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमारा परचम जो है वो बहुत अहमियत है हमारे लिए और हमें इसकी इज़्ज़त और एहतराम में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए या कोई कमी छोड़नी नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।